नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, उसी के साथ अगली कड़ी में आज मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू लेके आई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे करें प्रिपेयर। आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या? क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा वो है क्या? तो ये थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एक सब्सटेंटिव लॉ है। कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ। हिंदी में बोलते हैं सारवान विधि। कैसी विधि है? सारवान विधि है। हिंदी में इसके तीन नाम है, सारवान, मौलिक, सारवान, मौलिक और मूलभूत। अब जब कभी भी अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका एनफोर्स कराना पड़ता है, और वो एनफोर्समेंट कहाँ करवाया जाता है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एनफोर्समेंट के लिए हमारे पास है सीपीसी, यानी प्रोसीजर लॉ सीपीसी 1908 में। लेकिन क्या होता है बेटा, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दो चीजें हैं। यदि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच हुआ, तो आप डैमेजेस मांग सकते हैं। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच हुआ, तो आप परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। तो जब आपको डैमेजेस मिल जाती है, कंपनसेशन मिल जाता है, तो आप चले जाते हैं सीपीसी। बट आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसी थिंग को आप पाना चाहते हैं जिसके लिए आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस करना। तो इसलिए यहाँ पे कई बार हमारे पास एसआरए भी अप्लाई होता है। एसआरए भी एक हमारा प्रोसीजर लॉ है। फिर कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होता है तो उसका लिमिटेशन पीरियड होता है, तो वहाँ पर एक और प्रोसीजर लॉ आता है और वो है लिमिटेशन एक्ट। आप जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उसके पीछे एक शेड्यूल दी गई है। शेड्यूल में चैप्टर 2 है जो बात करता है 6 से लेकर 55, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, उसका 2 जो चैप्टर है वहाँ पे 6 से लेकर 55 के जो आर्टिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लिमिटेशन के बारे में बताता है। तो ये भी एक प्रोसीजर लॉ है। फिर तेरे मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, किसने क्या गलती की, उसके लिए हमें देने पड़ते सबूत, प्रूफ। तो हमारे इसमें आ जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या आ जाता है? इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बातों बातों में आपको पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एनफोर्स कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एनफोर्स कराने के लिए हमारे पास कितने सारे प्रोसीजर लॉ है? सीपीसी, एसआरए, लिमिटेशन और एविडेंस, यानी ये 4 जो है सिविल के प्रोसीजर लॉ है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिविल का सब्सटेंटिव लॉ है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आता है? प्रपोजल आता है, एक्सेप्टेंस आता है, प्रोमिस आता है, प्रोमिजर आते हैं, प्रोमिजी आते हैं, कंसिडरेशन आता है, फिर कंसिडरेशन आती है, एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट से रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आते हैं, पसंद नहीं आते तो वॉइड एग्रीमेंट होता है, अगर एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एक पार्टी का ऑप्शन है तो वॉइडेबल हो जाता है, और दोनों पार्टी के हाथ से सब कुछ निकल जाता है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ऐसे करके सेक्शन 2 आपका याद होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको समझाता है। तो यहाँ पे वॉइड और वॉइडेबल पढ़ते हैं। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जाते हैं बेटा, तो वहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे आप। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, और वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 जो है वो 1 से लगा के 75 तक है, और पार्ट 2 है वो 124 से लगाकर 238 है। ये पार्ट ये हम रूटीन में पढ़ते हैं, जल्दी याद हो जाता है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा क्लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंडेमनिटी है, यहाँ पे गारंटी है, यहाँ पे प्लेज है, यहाँ पे बेलमेंट है, यहाँ पे एजेंसी है। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पापा दादा के ज़माने का होता है। वो वाला है वो रूटीन में हम सुनते रहते हैं, इसलिए में याद हो जाता है। तो आपने कई बार नोट किया होगा कि आपको 1 से 75 फिर भी याद हो जाता है, पीछे वाला नहीं। तो कोशिश करें पीछे वाला पहले पढ़ ले, तो अगर पीछे वाला पहले पढ़ लोगे तो वो आपको याद हो जाएगा, आगे वाला वैसे भी याद होता है। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने का एक ही तरीका, बढ़िया सुंदर से पढ़ो, बैरेक्ट सफिशिएंट है, क्योंकि आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो तो बैरेक्ट सफिशिएंट है। और देन आप उससे रिलेटेड प्री मेन की जो भी गाइड है वो ले आओ। आज जो पोर्शन याद किया उसको पढ़ो, और देन उसका हाथों सॉल्यूशन कर लो, वहीं से आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको लगता है कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं हो रही है, उतना बेटर नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा, तो देन आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे फाउंडेशन बेस्ट चलते हैं इंडिया के सारे स्टेट का। तो वहाँ पे हम 0 से Z तक हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जिस स्टेट को आप ज्वाइन करना चाहते हो उस स्टेट की फीस वगैरह जाननी है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9950574460। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी फीस आपको जाननी है उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। चलिए आइए एक छोटा सा चैप्टराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट का मैं आज आपको याद करवाती हूँ। इसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्ट नंबर इसका 9 है।
जब ये 1872 का, इसके साथ इसका एक ब्रदर भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो भी 1872 का है, और दोनों ही सेम डे 1 सितंबर 1872 को कमेंस हुए हैं। इसके पास टोटल चैप्टर 11 है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है क्योंकि एग्जिस्टेंस पे 10 है, पर देखो कि 7 भी रिपील है, 7 भी रिपील है, 11 भी रिपील है, तो हम क्या कहेंगे, इसलिए चैप्टर से 11 बोलना पड़ता है, 7 इंक्लूड है, तो चैप्टर 11 है, टोटल सेक्शन 238 है, वैसे इसके 266 है, क्योंकि 11 कहेंगे तो 266 है, 10 कहेंगे 238 है। एक्सटेंड इसका पूरे इंडिया में हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से हुआ है, और 1 सितंबर को ये आया है, और सिग्नेचर 25 अप्रैल को हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्क्रीन लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अमेंडमेंट कर सकती है, तो लिख दीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। अब आप जब देखेंगे सीपीसी को देखा होगा, उसका पार्ट 1 प्रीलिमिनरी नहीं है, उसका स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी, ठीक कॉन्ट्रैक्ट में भी यही है कि इसके स्टार्टिंग जो है वो प्रीलिमिनरी है 1, 2 का 2। फिर आता है इसका चैप्टर 1 कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। क्या बताता है? क्या आप प्रपोजल को कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उसको रिवोक कैसे करेंगे, 3 to 9, तो याद किया, 3 3 9, तो याद हो गया। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वॉइड अग्रीमेंट बनेगा, 10 to 30, 10 3 30, तो 3 से 9, 3 3 9, 10 से 30, 10 3 30, आपको चैप्टर ऑटोमेटिक याद हो गए। तो पहला आता प्रीलिमिनरी 1 2 का 2, दूसरा आता आपके पास प्रपोजल को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे रिवोकेशन करेंगे, 3 to 9, और दूसरा चैप्टर आता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट 10 to 30। देन आता है आपके पास कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर शर्तों के साथ घटना घटित होगी या घटना घटित नहीं होगी। कंटीजेंट का मतलब इवेंट हैपन होगा नहीं हुआ, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटीजेंट डिक्री भी होती है और कंटीजेंट इंटरेस्ट भी होता है। तो कंटीजेंट इंटरेस्ट कहाँ पढ़ते हैं बेटा अपन लोग? अपन पढ़ते हैं कंटीजेंट इंटरेस्ट टीपी एक्ट के सेक्शन नंबर 21 में। कंटीजेंट डिक्री कहाँ पढ़ते हैं? सीपीसी ऑर्डर नंबर 46 के रूल नंबर 2 में। तो कंटीजेंट डिक्री पढ़ते हैं 46 रूल 2। क्या होती है कंटीजेंट डिक्री? कंटीजेंट डिक्री होती है आपके जब रेफरेंस कोर्ट के पास मैटर जाता है, तो जब तक रेफरेंस कोर्ट का मैटर का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक अगर मान लीजिए डिक्री का एग्जीक्यूशन कराता है अगर लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो इस शर्त पे कराता है कि फाइनल डिसीजन वो होगा जो हाई कोर्ट कहेगी। इसको बोलते हैं कंटीजेंट डिक्री। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप जब एसआरए पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। आप जब एसआरए पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। आप जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तभी पर नहीं सॉरी ब्रीच आता है। हाँ, एसआरए के अंदर आपके पास आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ गुड्स के अंदर आता है आपके पास परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको कहीं सही जगह पे देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक है? 37 से 67। याद करने का भी बताती हूँ मैं। 3 7 से शुरू होता है, 6 7 पे खत्म होता है। 3 दूना 6, 7 का 7। तो देखो 1 2 का 2, 3 3 9, 10 3 जा 30, 30 में से 36 को अलग से याद करो, 3 7 से 6 7 खुद ही याद हो गया। तो पहला स्टार्टिंग आई प्रीलिमिनरी, फिर आया आपके पास कम्युनिकेशन, रिवोकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, फिर आया कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट। ध्यान रखना वॉइडेबल वर्ड एक ही जगह यूज हुआ है, वो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अग्रीमेंट वॉइड है, अग्रीमेंट के लिए वॉइडेबल वर्ड यूज नहीं हुआ है। तीसरा आया कंटीजेंट और चौथा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं तो क्या आता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी कहती है यस, दूसरी कहती नो, तो इसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। 68 से 72 वो समझाने के लिए बोला है। एक्चुअली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक तरफा प्यार। आपने अपना हेल्प किया, सामने वाले ने डिमांड किया नहीं की, इसको कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे थे, आपको कोई एक्सीडेंट केस मिला, आपने उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, आपने उसका ट्रीटमेंट कराया, तो क्या इसके पैसों की रिकवरी कर सकते हैं? हाँ, दैट इज अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। माना उसने डिमांड नहीं की पर आपने उसकी हेल्प की एक किसी भी वे के नाते, तो आपको उसको फुलफिल, आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकते हैं। देन आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हैं, ये यहाँ पर भी हैं, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आपको मिलेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ से कहाँ तक है? कौन से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? 73 से लेकर 75 तक। यहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट खत्म होता है। अब आता दूसरा पार्ट स्टार्ट। चैप्टर 7 रिपील। सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिपील हो गया 1930 में और उसका अपना एक कानून बन चुका है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कोर्ट्स में, जैसे दिल्ली के अंदर है, बिहार के अंदर है, तो मिल जाता है आपको। देन आता है इंडेमनिटी एंड गारंटी 124 से 147। हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति। इंडेमनिटी में 2 पर्सन्स होते हैं, आप और मैं। आप मेरा कोई सामान लेके जाते हैं,
मैं कहूँगी जैसा दिया वैसा लाके वापस दे दे, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। और गारंटी क्या होता है? तीसरा पर्सन, दो लोगों के ट्रांजेक्शन में तीसरा पर्सन आके गारंटी देता है, वो गारंटी होता है, जो हम कई बार बैंकों में देखते हैं। 124 से 147 अच्छा है ये नंबरिंग, क्योंकि हम सब किससे रिलेटेड है? लॉ से। और लॉ वालों को क्या अच्छा लगता है? सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी आर्टिकल 124 से 147 है, तो ये नंबरिंग हम लोगों की फेवरेट है। देन आता है बेलमेंट 148 से 181, उपनिधान, बहुत इजी प्रोसेस है, हम रोज अपनी जिंदगी में बेलमेंट का काम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं उस ट्रांजेक्शन को बेलमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, आपके घर में शादी है, मैं इवेंट मैनेजर हूँ, मेरे इवेंट का मटेरियल पड़ा है, आपके घर में शादी है, आप मुझसे वो मटेरियल ले जाते हो, आपने 3 दिन शादी में रखते हो और फिर वापस लाके देके मुझे उसका पैसा दे देते हो। तो बेलमेंट का मतलब किसी से गुड्स ले जाना और गुड्स के बदले में उसको कंसिडरेशन दे देना, दैट इज अ बेलमेंट। तो किसी पर्पस के लिए कोई सामान लेना, पर्पस कंप्लीट होती रिटर्न कर देना, या उसके कहने पे आगे कहीं और रिटर्न करना, दैट इज अ बेलमेंट। तो ये जिंदगी में होता रहता है। और देन आता है एजेंसी 182 से 238, सबसे शानदार चैप्टर है, इसको याद करना बहुत भारी है, क्योंकि इसको याद करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड नहीं करोगे तो कभी याद ही नहीं होगा। एजेंसी है, इसमें एक प्रिंसिपल होगा, मतलब ऑनर होगा, एक एजेंट होगा, एक सब एजेंट होगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने कॉलेज में जो टॉट पढ़ा था वो याद आएगा। और एजेंसी से प्री में क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, एजेंसी मेन के, तो इसको याद करने का एक ही तरीका, इसको पूरा डिवाइड कर देना, डिवाइडेशन दे रखा है तो जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। और देन आता है चैप्टर नंबर 11, और वो कहता है पार्टनरशिप, जो कि यहाँ से हट चुकी है 1932 को, और इसका अपना सेपरेट एक्ट बन चुका है। तो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ने का तरीका ये है, रोज का एक चैप्टर पढ़े, भले ज़्यादा सेक्शन है कम पढ़े, रोज का एक रीडिंग करना शुरू करें, रटो मत, पहले दिन से नहीं रटो, आप पहले उनको पढ़ो और समझो। जब पढ़ो और समझो को रिवाइज करते रहोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, एक दिन वो आपको याद हो जाएगा। रटने से चीज़ें भूल जाते हैं, रिवाइज करने से चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती है। आपने गायत्री मंत्र रिवाइज किया था, रटा नहीं था। आपने हनुमान चालीसा रिवाइज की थी, रटी नहीं थी। आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने धर्म की जो भी चीज़ें आपने आज तक पढ़ी है वो रिवाइज की, रटी नहीं है, इसलिए सब याद है। तो आप ये सोचो कि ये सब आपके ग्रंथ हैं, और आपको जुडिशरी निकालनी है, ग्रंथ ही निकालेंगे, आप सिर्फ रिवाइज करो, पता ही नहीं चलेगा, एक दिन सब कुछ याद हो जाएगा। और क्लासेस से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारे फाउंडेशन बैच हर महीने स्टार्ट होते हैं, नए बैचेस चलते रहते हैं, नए बैचेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और क्लासेस चलती है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, लाइव क्लासेस चलती है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल अभी नहीं है, नोट्स अलग से प्रोवाइड नहीं होते, क्योंकि वो डे बाई डे क्लास में सब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखाई जाती हैं। आपको एक छोटा सा डेमो बताती हूँ कि कैसे आपको नोट्स क्लास में लिखाते हैं। बेटा आपका वो लिमिटेशन का बैरेक देना, आपको कैसे, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं नोट्स चाहिए, हमारे अलग से नोट्स नहीं होते, क्योंकि नोट्स डे बाय डे बेसिस पे आप खुद बनाते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, ये आपका एक बैरेक्ट होता है। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें देखो आपको दिखाई दे रही होगी, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें क्लास में बच्चों को हम लिखाते हैं, और बच्चे अपने बैरेक्ट में लिखते हैं, क्योंकि रजिस्टर खो जाता है, बैरेक्ट कभी खोता नहीं है। इसलिए कई बार मैसेज आते हैं मैम हमें सिर्फ नोट्स दे दीजिए आप, हमें जो है क्या बोलते हैं आपके क्लास नहीं कर सकते हैं, है ही नहीं ना, नोट्स कैसे देंगे बताओ, क्योंकि आपको खुद को लिखना है। और ये देखो इस एक छोटे से एक्ट में आपका पूरे नोट्स, सारे केस लॉज, क्या क्या नई नई चीज़ें सब ऐड करवा देते हैं, वही प्री वही मेन इंटरव्यू सब कुछ आपका तैयार रहता है। तो उसके लिए आपको क्लास ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग से कोई नोट्स होते नहीं हैं। तो ना रिकॉर्डेड लेक्चर है नोट्स, क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, स्कूल समझ लो आप इसको, सुबह चलती है 7:30 से 12:30, शाम को चलती है 5 से 8। तो एक क्लासरूम आपके लिए कंटिन्यूटी के लिए है, एक मोटिवेशन है, आप सब बड़े लोग हैं, आप सबको सब कुछ आता है, दिक्कत है कंटिन्यूटी नहीं है। क्लास इंस्टीट्यूट आपको एक कंटिन्यूटी देता है, आपको पुश करता है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आज के लिए